नमस्कार दोस्तों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स एट इजी देन थॉट, जहां हमारा मंत्र है रियल न्यूज से रियल इंग्लिश सीखो। ठीक है, आज का टॉपिक है ईरान और अमेरिका के बीच हुआ रीसेंट एग्रीमेंट जो कि फ्रांस में हुआ है। काफ़ी दिनों से ये समस्या पूरे विश्व को परेशान कर रही थी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया था, तेल की आपूर्ति हो नहीं पा रही थी और जिसकी वजह से प्राइसेस हर चीज़ के बढ़ रहे थे, तेल हर जगह पहुंच नहीं पा रहा था और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी। ये एग्रीमेंट सबके लिए बहुत ज़रूरी था। आज इसी टॉपिक पे हम थोड़ा बारीकी से इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसका असर जानने की कोशिश करेंगे, इम्पैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ अच्छे इंग्लिश वर्ड्स समझेंगे, जानेंगे, जो हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज करेंगे और हमारे ग्रुप डिस्कशंस में, इंटरव्यू में, यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी काम आएंगे। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो गाइस, हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट एग्रीमेंट हुआ है ईरान और अमेरिका का फ्रांस में। ठीक है, इसका नाम दिया गया है वर्साई अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, वर्साई वहाँ का पैलेस है, बहुत हिस्टोरिकल पैलेस है जिसकी वजह से इसका नाम वर्साई पड़ा हुआ है। अगर आप इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे इसी तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वर्साई। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, वर्साइल्स नहीं बोलना है। तो वर्साई अकॉर्ड यूएस ईरान पीस ब्रेक थ्रू, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के बीच साइंड हिस्टोरिक एमओयू। एमओयू नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अकॉर्ड एग्रीमेंट का कंप्लीट जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन और ग्लोबल मार्केट्स पर डीप इम्पैक्ट एनालिसिस। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे कि एग्रीमेंट क्यों हुआ, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और इसका असर क्या होगा। आज के एपिसोड में क्या डिकोड करेंगे? वर्साई ब्रेक, मैरीटाइम आर्टरी, लीट वोकैबुलरी। सबसे पहले डिटेल्ड मैपिंग ऑफ द यूएस एंड ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हमने एग्रीमेंट बोल दिया था। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग है, साइंड एट द पैलेस ऑफ वर्साई एंड मीडिएटेड बाय पाकिस्तान एंड कतर। पाकिस्तान और कतर का यहाँ थोड़ा सा महत्व है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो मीडिएट कर रहे थे यही लोग कर रहे थे। ये भी मुस्लिम कंट्री हैं और ईरान मुस्लिम कंट्री है, तो ये लोग मीडिएट कर रहे थे जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट पॉसिबल हो पाया। मैरीटाइम आर्टरी, एनालिसिस ऑफ द इंस्टेंट लिफ्टिंग ऑफ नेवल ब्लॉकेज, द 60-day free रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एंड G7 एस्कॉर्ट मिशंस। यहाँ आर्टरी का जैसे इंपॉर्टेंस हमारे शरीर में ये होता है कि भाई वो ब्लड को सप्लाई करती है सारे बॉडी में। ठीक है, इसी तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक पतला सा हिस्सा है जहाँ से कि काफ़ी ऑयल जो है, गुड परसेंटेज ऑफ द ऑयल वाज एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसकी बंद होने से काफ़ी दिक्कत हो गई थी पूरी दुनिया में और जगह जगह इकोनॉमी हिल गई थी। लोगों को सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल कोई भी ढंग से समय से नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से हर चीज़ का प्राइस बहुत बढ़ गया था और इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में आ गई थी। ठीक है, इंडिया ने काफ़ी कोशिश करी जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी स्टेबल रहे प्राइसेस कंपेयर टू अदर कंट्रीज, लेकिन तब भी यहाँ पर पब्लिक ने बहुत हल्ला मचाया और विपक्ष ने भी, बट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हमारी। ठीक है, तो इनको क्या हुआ है कि 60 डे एक का समय मिला है जिससे कि ये जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसको फाइनलाइज करें, उसको जमीन पे लाएं। ठीक है, और उस जिससे कि रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हो पाए। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को फ्री रीओपनिंग हो पाएगी। नाउ एलीट वोकैबुलरी, इसके जुड़े हुए जियोपॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी हम समझेंगे, सीखेंगे। ट्रीटी ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर्स, ट्रीटी में क्या क्या हुआ। प्रोफेशनल इडियम्स, जो इडियम्स यूज हुए हैं इस न्यूज से रिलेटेड उनको समझेंगे। फॉर ग्लोबल डिबेट्स इन यूपीएससी प्रिपरेशंस। ओके गाइस, Versailles Palace, the Versailles back channel. The President Trump formally endorsed the digital MOU during a high-profile dinner event at Versailles, फ्रांस। तो फ्रांस में ये डिनर में के टाइम पे ये एग्रीमेंट हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डिजिटल था, यानी कि पेपर वर्क नहीं होता है आज का, सब डिजिटल होता है। ठीक है, मल्टी नेशन मीडिएशन, मल्टी नेशन यानी एक से अधिक देश जहां पर जुड़े हुए हों किसी चीज से। पाकिस्तान, कतर एंड ओमान, यहाँ 3 देशों ने मीडिएशन किया बेसिकली। सक्सेसफुली ब्रिज
सिक्योरिटी चैज़म्स बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान। वाशिंगटन और तेहरान के बीच में काफ़ी गैप्स थे जिनको इन्होंने ब्रिज करने का काम किया। 60-day clock immediately triggers a 60-day diplomatic window to finalize legal binding UN Security Council resolution। तो 60 दिनों का समय दोनों को मिला है जिससे कि जो भी एग्रीमेंट में चीज़ें हुई हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और धीरे धीरे इस बीच ये लोग और मीटिंग्स भी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कहाँ पे कोई चैलेंजेस आएंगे। तो होपफुली कि जो भी वर्ल्ड में दिक्कतें चल रही हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी, और ये बहुत बड़ी राहत है सब देशों के लिए इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि यहाँ पर भी एक मेजॉरिटी ऑफ द नेशन में बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, और सबको तेल चाहिए, सबको एलपीजी चाहिए, जो कि हमारे देश में नहीं होता और हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। हम लोग इसको बना नहीं सकते और इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी है, और उसमें डॉलर का बहुत बड़ा रोल है, और इस वजह से जो भी फॉरेन एक्सचेंज था वो सारा हमारा इसी में चला जाता है, और जिसकी वजह से डेवलपमेंट वर्क्स जो इंडिया में होने चाहिए, जो बाकी जगह होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा शिथिलता आ जाती है, ठीक है। द 14 पॉइंट पीस कमिटमेंट्स, 14 पीस कमिटमेंट्स हुए हैं। हॉस्टिलिटी सस्पेंशन, एब्सोल्यूट एंड परमानेंट हॉस्टिलिटी क्या हुआ? दुश्मनी। सस्पेंशन यानी कि उसको खत्म करना। एब्सोल्यूट एंड परमानेंट सेसेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन सारे बंद हो गए अक्रॉस ऑल रीजनल एक्टिव फ्रंट। जहां जहां लड़ाई हो रही है वो सब बंद हो जाएगा, इंक्लूडिंग लेबनन में इसराइल काफ़ी एक्टिव था, और वो वहाँ पर काफ़ी अटैक कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी, इनके हिसाब से वहाँ पर काफ़ी आतंकवादी हैं, जो कि इसराइल के लिए सही नहीं है, ठीक है। सही तो आतंकवादी कहीं के लिए भी नहीं होते, लेकिन इसराइल को काफ़ी खतरा था वहाँ से, इसलिए वो लेबनान पे काफ़ी अटैक्स कर रहा था, जो कि बंद होना चाहिए इस एग्रीमेंट के मुताबिक। ट्रेजरी ऑयल वेवर्स, इमीडिएट यूएस ट्रेजरी वेवर्स फॉर ईरानी ऑयल एक्सपोर्ट्स, क्रूड डेरिवेटिव्स, ग्लोबल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जो भी उसके ऊपर सैंक्शंस थी वो काफ़ी हट जाएंगी, उनको वेव कर दिया जाएगा, जिससे कि ईरान जो है अपना एक्सपोर्ट कर पाएगा तेल को, और जो उनके ट्रांजैक्शंस में वेवर्स, उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ईरान का पैसा बाहर फंसा हुआ था, वो भी इस वजह से, इस एग्रीमेंट की वजह से रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे कि ईरान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सैंक्शंस अनवाइंडिंग, कमिटमेंट टू सिस्टमैटिकली डिसमेंटल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूएन बैक्ड ट्रेड सैंक्शंस। जो भी ट्रेड सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी हुई थी वो हटेंगी, ठीक है, सिस्टमैटिकली, यानी कि धीरे धीरे वो हटाई जाएंगी, जिससे कि ईरान एक बार फिर से अपने देश के ऊपर काम कर सके, अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम कर सके, और अपने लोगों के लिए काम कर सके। डी एस्केलेशन, यहाँ पर हम कुछ वर्ड समझेंगे गाइस। डी एस्केलेशन का क्या मतलब होता है? तनाव कम करना या सैन्य वापसी। कोई चीज़ बहुत बढ़ रही है, कोई चीज़, मुद्दा इतना बढ़ा जा रहा है कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से सबको नुकसान हो रहा है, तो उस चीज़ को डी एस्केलेट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? जैसे कि तनाव कम करने के लिए जैसे मीटिंग करेंगे, कुछ ट्रुप्स आप पीछे करेंगे, हम पीछे करेंगे, ये सब डी एस्केलेशन के अंडर ही आता है। तो यहाँ पर डी एस्केलेशन होगा उस चीज़ का। इंटेंशनल यानी कि जानबूझ के रिडक्शन इन इंटेंसिटी, स्केल और कॉम्बैट पोस्चर ऑफ मिलिट्री और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, ठीक है। बोथ सुपर पावर्स प्लेज्ड अ वेरीफाइड डी एस्केलेशन ऑफ फ्लीट्स इन गल्फ वाटर्स। तो दोनों सेनाएं अपने अपने सैनिक जो जो सोल्जर्स हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उनको पीछे करेंगे, जिससे कि तनाव कम हो, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बिना किसी रुकावट के हमारे जो शिप्स हैं, चाहे वो हमारे शिप्स हों, चाहे ईरान के शिप्स हों, चाहे अमेरिका के शिप्स हों, किसी भी कंट्री के हों, वो बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ से आ जा सकें और तेल का आवागमन हो सके, जिससे कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, ठीक है। उसके आगे, हाउ की G7 powers, congressional hawks and regional partners are positioning themselves as the 60-day technical negotiation commence up। 60-day में क्या होगा? कुछ negotiations होंगी, जिससे कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी धीरे धीरे। मोटा मोटा इनका एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि किसी भी बहुत बड़ी चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए मीटिंग्स होनी चाहिए, एग्रीमेंट्स होते रहने चाहिए, जो जो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी उसको रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज आपस में मिलती रहें और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। इसी के लिए 60 डे का टाइम दिया गया है। अलाइड रिस्पॉन्स एंड फ्रिक्शन, वेस्टर्न अलाइज सपोर्ट। अलाइड का क्या हुआ? जो एक तरफ
काफी जैसे दो ग्रुप्स बने हैं, तो मेरे अलाइज हैं, आपके अलाइज हैं, उसी के लिए यहाँ वर्ड्स अलाइड यूज किया गया है। तो जैसे कि फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड इटली अलाइज हैं भाई, है ना, एक साथ हैं ये लोग। तो फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड इटली वार्मली वेलकम्ड द एमओयू। इसका उन्होंने स्वागत किया। दे व्यू इट एज एन एसेंशियल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्टेबलाइज द वोलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमी। वोलेटाइल क्या हुआ, जहां पर कोई स्टेबिलिटी नहीं है और कभी बहुत प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, प्राइसेस नीचे नीचे जा रहे हैं। वोलेटाइल हो गई हमारी इकोनॉमी, मतलब कि कभी बहुत ज्यादा अचानक से गिर जा रही है, फिर न्यूज आ रही है कि नहीं नहीं एग्रीमेंट हो चुका है, बीच में जैसा कि हुआ है, तो थोड़ा सा स्टेबल हुई, उसके बाद फिर वो फेल हो गया था, फिर अचानक से गिर गई। तो ये क्या वो वोलेटाइल हुआ, जो चीज स्टेबल नहीं है ना। डोमेस्टिक स्केप्टिसिज्म, डोमेस्टिक मतलब कि अंदरूनी, यानी देश के अंदर का मामला है, या घर का मामला जैसे कह सकते हैं। स्केप्टिसिज्म मतलब शक, जिनको डाउट हो, उसी को कहते हैं। तो हॉकिश यूएस लॉ मेकर्स आर्ग्यू द डील इज ओवर कंसेशनल, गिविंग ईरान फ्रंट लोडेड oil exports approvals in exchange for simple promises। ना उनका बहुत बड़ा डाउट है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई आप सिंपल प्रोमिसेस जो ईरान ने करे हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं मानी, जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आप बम नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ठीक है, काफ़ी कंडीशंस थी जिसकी वजह से अमेरिका ने अटैक किया था। बट मोटा मोटा यहाँ पर एक तरीके से ईरान ने ही अपनी शर्तें मनवाई हैं, जिसकी वजह से जो यूएस लॉ मेकर्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ईरान के फेवर में है, ओवर कंसेशनल है, गिविंग ईरान फ्रंट लोडेड ऑयल एक्सपोर्ट्स। उनको वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उनका जो भी पैसा ब्लॉक था वो सारा रिलीज होगा, और सपोर्ट भी उनको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि भाई आपने ईरान के फेवर में ये एग्रीमेंट किया है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को बहुत कुछ मिल रहा है। तो मेमोरेंडम समझौता यानी कि ज्ञापन या मसौदा, bilateral or multilateral document recording a preliminary agreement paving the path to a formally legal binding treaty। इसका मतलब द साइन मेमोरेंडम डिक्टेट्स टर्म दैट टेक इमीडिएट ऑपरेशनल इफेक्ट। अब जो भी इनके बीच में साइन हुआ है एग्रीमेंट मेमोरेंडम, वो इमीडिएट यानी तुरंत उसका असर दिखना शुरू होगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सारी कंट्रीज़ के लिए अराउंड द वर्ल्ड, और जिससे कि टेंशन थोड़ा रिलीज़ हो, और जो वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, ऑयल शिप्स हैं, वो बिना किसी रोक टोक के आ जा सकें, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुल गया है। एनर्जी एंड सप्लाई चेन नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल हो चुकी है। आर्टरी रीओपनिंग, जैसे मैंने कहा कि उसको एक आर्टरी की तुलना दी गई है। जैसे आर्टरी का इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में होता है कि आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती है, उसका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है ना, जिस वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो आर्टरी रीओपन हो गई है, जिसकी वजह से ये जो भी सप्लाई है वो बिना किसी रोक टोक के हो पाएगी। 3 month क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कॉज्ड ऑयल प्राइसेस टू सर्ज। ये 3 महीने तक लगभग बंद रहा, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। MOU guarantees a 60-day fee-free transit zone for international merchant tankers। तो गारंटी दी है 60 दिन तक फी फ्री ट्रांजिट हो पाएगा फॉर इंटरनेशनल मर्चेंट टैंकर्स। जो भी मर्चेंट टैंकर्स होंगे बिना किसी फीस के ये वहां से आ जा सकेंगे। G7 माइन क्लियरिंग। अब क्या हुआ था कि भाई ईरान ने काफ़ी माइंस बिछा दी थी उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, जिसकी वजह से ये भी खतरा था कि भाई किसी के शिप आएंगे और नीचे से वो माइन ब्लास्ट हो गई तो शिप पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, जिस वजह से काफ़ी नुकसान होगा जान और माल का। तो फ्रांस एंड यूके आर डिप्लॉइंग स्पेशलाइज्ड नेवल एसेट्स। वो अपनी नेवी के एसेट्स को वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं टू डिमाइन द वाटर्स, जिस वजह से डीमाइनिंग कर सकें, जैसे कि वो जो माइंस लगी हैं उनको उसको वहाँ से निकाल सकें और बेअसर कर सकें। एमिंग टू रैपिडली रीस्टोर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजिट कॉन्फिडेंस, जैसे कि जल्दी से जल्दी जो इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजिट हो सके, इंटरनेशनल जो व्यापार हो सके वहाँ से हो पाए, ठीक है। वर्साई इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में हम डिस्कस करेंगे किसको क्या मिला या किसकी क्या स्ट्रेटजी थी। स्ट्रेटजिक एक्टर, अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, टेक्निकल पोजीशनिंग एंड कमिटमेंट्स, इशूइंग ऑयल एंड बैंकिंग
वेवर्स, बैंकिंग वेवर्स इन्होंने दिए हैं। ऑयल में भी लीडिंग टेक्निकल लेवल वेरिफिकेशन ट्रैक्स मीडियम रिस्क, इसको रिस्क की अगर कैटेगरी दी जाए तो मीडियम रिस्क मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन। ईरान ने क्या किया, डाइल्यूटिंग एनरिच्ड, ईरान क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा अपना एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल, जो भी उसके पास यूरेनियम है उसको वो डाइल्यूट करेगा, जिससे कि वो इस काबिल ना रहे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। ठीक है, प्रोवाइडिंग सेफ पैसेज इन गल्फ कॉरिडोर्स, और वो सेफ पैसेज देगा गल्फ के कॉरिडोर को, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ठीक है, यूरोप डिप्लॉइंग माइन क्लियरिंग एसेट्स, G7 क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे माइन क्लियरिंग एसेट्स, यानी कि जो नेवल एक्सपर्टीज थे या एक्सपर्ट्स थे वो वहां पर जाएंगे और जो माइंस लगी हैं पानी के अंदर में उनको हटाएंगे, जैसे कि शिप को कोई खतरा ना है भविष्य में। इस्टेब्लिशिंग अ जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, और एक जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएंगे। ग्लोबल मार्केट्स, रिस्टोरिंग ऑयल सप्लाईज, रिड्यूसिंग मैरीटाइम ट्रांजिट इंश्योरेंस ओवरहेड्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ था कि इंश्योरेंस ओवरहेड्स, यानी कि जो भी ओवरहेड्स होते हैं, मतलब खर्चे होते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, जहां जितना ज्यादा रिस्क रहेगा वहां उतना ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे। भाई कोई रिस्की काम आप करोगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे, है ना, कहीं कहीं रिस्क कम होगा तो इंश्योरेंस की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में काफी सारे अटैक्स हुए शिप्स के ऊपर, काफी शिप्स डूब गए, काफी लोगों की डेथ भी हुई है इस दौरान, तो वहां पर जो इंश्योरेंस के वो एक्सपेंसेस थे वो काफी बढ़ गए थे ना। वो क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अब एग्रीमेंट हो चुका है, तो इस वजह से क्या होगा कि वहां पर जो शिप्स हैं उनको खतरा नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड मान गए हैं। और जो माइंस की वजह से खतरा था, माइंस के लिए भी जो यूके है और जो मैंने अभी एक कंट्री का नाम लिया था वो फ्रांस, तो वो लोग ऐसी एसेट्स को वहां पर डिप्लॉय करेंगे जो कि डी माइनिंग कर सकें, यानी कि माइंस को बेअसर कर सकें। ठीक है, जिसकी वजह से शिप्स को कोई खतरा नहीं रहेगा, और जब खतरा नहीं रहेगा तो वहां पर इंश्योरेंस ओवरहेड्स भी कम होंगे, यानी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, थॉट लीडरशिप ब्रेकडाउन। नाउ एक स्टेटमेंट है जो दिया गया था इस दौरान, वी नेगोशिएटेड फ्रॉम स्ट्रेंथ, G7 leaders love this deal because they want to see the conflict over and the global supply chains restored. It brings a lot of success to the world. ठीक है, G7 लीडर्स बहुत खुश हैं इसकी वजह से, यूरोप बहुत खुश है। दे वांट टू सी द कॉन्फ्लिक्ट ओवर, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जल्दी से जल्दी, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स रीस्टोर, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो वापस से चालू हो सके। ठीक है, रीस्टोर हो सके। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सक्सेस टू द वर्ल्ड, ये बहुत बड़ी सफलता है दुनिया के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट ऑन वर्साई अकॉर्ड, वर्साई अकॉर्ड में ये स्टेटमेंट दिया गया जून 2026 में। बायलिंगुअल कंटेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन, बायलिंगुअल यानी कि द्विभाषीय, दो भाषा का प्रयोग होता है। नेगोशिएटेड फ्रॉम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वीक बैकफुट पर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक लेवरेज और मिलिट्री डोमिनेंस मेंटेन करते हुए शर्त मंजूर करवाना। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ शब्द हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। MOU का क्या मतलब होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता या ज्ञापन, समझौता ज्ञापन। ठीक है, प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट एक्सप्रेसिंग शेयर्ड इंटेंट बिफोर फॉर्मल रेटिफिकेशन ऑफ अ ट्रीटी। ठीक है, ये एक समरी समझ लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या डिस्कस हुआ और क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे, उसी के बारे में होता है। बारूदी सुरंग हटाना, इसका क्या कहेंगे, डी माइनिंग, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि वो पानी के नीचे उन्होंने एस्टेब्लिश कर रखी थी या रखी हुई थी, जिससे कि शिप्स को बहुत खतरा था। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्टिव एक्सप्लोसिव मैरीटाइम और लैंड माइंस टू सिक्योर नेविगेशन एंड लैंड कॉरिडोर्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी एक्टिव एक्सप्लोसिव वहां पर है उसको हटाया जाएगा, जिसकी वजह से खतरा ना हो। सैंक्शंस वेवर, सैंक्शंस क्या होती है, जो बंदिशें होती हैं किसी भी देश के ऊपर लगा दी जाती हैं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते ये सामान, आप उनके साथ बिजनेस एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ये सब सैंक्शंस में आता है। और अमेरिका ने काफी कुछ सैंक्शंस लगाई हुई थी ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से प्रतिबंधों में छूट मिलेगी। वेवर मतलब छूट, और सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। ठीक है, अ फॉर्मल लीगल ऑथराइजेशन बाय अ सॉवरेन authority allowing trade or transactions otherwise blocked by
एम्बार्गोज यानी कि जो प्रतिबंध लगे थे, ठीक है। पारस्परिक या आपसी यानी कि रेसिप्रोकल, ठीक है, भाई हमने कुछ एक्शन लिया तो आपने भी कुछ एक्शन लिया, उसी को कहेंगे पारस्परिक, यानी कि आप एक स्टेप बढ़े तो आप भी एक स्टेप बढ़े। A structure where commitments made by one country are strictly contingent upon similar steps performed by other। भाई जो आप लोगे, अगर आप मेरे फेवर में ले रहे हो एक्शंस, तो मैं भी उसी के अकॉर्डिंग एक्शन ले रहा हूं जो कि दोनों के बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है। अब प्रोलिफरेशन यानी हथियारों का प्रसार, द रैपिड स्प्रेड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लियर, केमिकल एंड एडवांस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। हथियारों को प्रसार को क्या कहेंगे? प्रोलिफरेशन, है ना। रैपिड स्प्रेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लियर, यानी कि रैपिड यानी कि बहुत जल्दी, स्प्रेड यानी फैलाना, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग बनाना, भाई जल्दी जल्दी ये चीजें बढ़ रही थी, इसी को कहेंगे प्रोलिफरेशन, यानी हथियारों को प्रसार करना। सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, यानी कि भाई एक देश एक आजाद देश है जो अपने बारे में पूरे एक्शंस, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, संप्रभु है ना, उसी को कहेंगे। और इसको डिफाइन कैसे किया गया? द एब्सोल्यूट सुप्रीम पावर एंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, एक स्टेट कंट्री के ऊपर पूरी अपनी अथॉरिटी है, उसकी सुप्रीम पावर है, ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इट्स बॉर्डर विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। भाई अपने बॉर्डर की रक्षा कैसे करनी है, उसके रिगार्डिंग जो भी उनको डिसीजंस लेने हैं वो उसके अपने होंगे, किसी के प्रभाव में नहीं होंगे, इसी को कहते हैं सोवरेनिटी, ठीक है। मध्यस्थता यानी कि जो अभी ओमान ने, पाकिस्तान ने और एक और कंट्री ने जो एक्शन लिए हैं, जैसे कि ये एग्रीमेंट पॉसिबल हो पाया, ठीक है, कतर ने, उसी को कहेंगे मध्यस्थता, यानी कि मीडिएशन किया। भाई किसी का जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कराने के लिए एक पार्टी आ जाती है, थर्ड पार्टी की, भाई ठीक है, कुछ तुम बातें मेरी मानो, कुछ मैं आपकी बातें मानता हूँ, है ना, मैं मीडिएट कर रहा हूँ, यानी कि मैं मध्यस्थ हूँ, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उनकी बीच में आने से ये पॉसिबल हो पाता है। The diplomatic process where neutral third-party nation assist conflicting countries in finding a shared resolution। अब यहाँ पर क्या होता है? डिप्लोमेटिक प्रोसेस ये वेयर न्यूट्रल थर्ड पार्टी भाई उसका ना वो विवाद में नहीं है, भाई उस लड़ाई में है ही नहीं, वो जिसका कोई बेनिफिट वैसे मोटे तौर पे नहीं है कि भाई आपका, लेकिन सबको होगा उसका बेनिफिट, लेकिन ऐसे जाहिर तौर पे नहीं है कि भाई आप हट जाओगे तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी वजह से समझौता हो पाएगा। फ्रंट लोडेड यानी कि प्रारंभिक लाभ, यानी केंद्रित, स्ट्रक्चरल सेटअप वेयर बेनिफिट्स, कंसेशंस और फंडिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड हेवीली एट द स्टार्ट ऑफ द मल्टी स्टेज प्रोसेस। फ्रंट लोडेड यानी कि प्रारंभिक लाभ, है ना, इसको कैसे डिफाइन किया गया है? स्ट्रक्चरल सेटअप हुआ है वेयर बेनिफिट्स यानी कि फायदे, कंसेशन यानी छूट, और फंडिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड हेवीली, डिस्ट्रीब्यूशन होगा हेवीली यानी कि बहुत ज्यादा दे दिया जाता है। स्टार्ट ऑफ द मल्टी स्टेज प्रोसेस, भाई बहुत लंबी स्टेज का प्रोसेस है, बट वो स्टार्टिंग में ही काफी कुछ छूट दे दी जाती है, फायदे दे दिए जाते हैं, प्रारंभिक लाभ दे दिया जाता है, जैसे कि एग्रीमेंट पॉसिबल हो पाए, ठीक है। स्पीक लाइक अ डिप्लोमैट। अब कुछ जो लाइंस हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, जैसे कि वर्साई एमओयू मार्क्स अ हिस्टोरिक पैराडाइम शिफ्ट इन ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसका क्या मतलब हुआ? वर्साई का एग्रीमेंट ग्लोबल सिक्योरिटी और अलाइड ब्लॉक्स के इक्वेशंस को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है ना। रेसिप्रोकल कंप्लायंस रिमेन्स द फंडामेंटल लिंचपिन ऑफ दिस प्रोविजनल एग्रीमेंट। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? दोनों साइड्स के बराबर से कंडीशंस को पूरा करना ही इस पूरे टेम्पररी एग्रीमेंट का सबसे बड़ा बेस है। Demanding the Strait of Hormuz is of paramount importance to prevent further supply shocks। एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रेट से बारूदी सुरंगें हटाना सबसे जरूरी है ताकि ग्लोबल कमोडिटी सप्लाई फिर से क्रैश ना हो। ये खतरा हटाना बहुत बड़े इंपॉर्टेंट था, जैसे कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो पाए। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट कंसेशंस आर ओवरली फ्रंट लोडेड कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म लेवरेज। क्रिटिक्स का मानना है कि पहले ही सारी छूट देना लेवरेज को वीक कर सकता है। अब ईरान को इतना कुछ मिल गया है स्टार्टिंग में ही, तो बाद में वो कंप्लेसेंट ना हो जाए, कैजुअल ना हो जाए और अग्रीमेंट को फुलफिल ना करे, ये हो सकता है, ये काफी लोगों को लगता है, ठीक है।
डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजी में सैंक्शंस वेवर का एग्जैक्ट ऑपरेशनल मतलब क्या होता है? अब कुछ मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको बताना है, ठीक है। परमानेंट लेवल पर सॉवरेन ट्रीटीज और रेस्ट्रिक्शंस को एंड कर देना। बी, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस के बीच सिलेक्टेड फील्ड्स में टेम्पररी या कंडीशनल वेवर देना। नेवल ब्लॉकेड को वेरीफाई करने के लिए सेकेंडरी मिलिट्री सैंक्शंस अप्लाई करना। आंसर है बी, लिफ्टिंग सैंक्शंस और सैंक्शंस वेवर में, ठीक है। आंसर इसका है, अब एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। लिफ्टिंग सैंक्शंस और सैंक्शंस वेवर में डिफरेंस होता है। वेवर का मतलब कि सैंक्शंस ब्लॉक रहते हैं, पर स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के उन्हें बाईपास करने की कंडीशनल परमिशन दे दी जाती है, ठीक है। द वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, आगे इस बात को अगर हम समझें कि क्या हुआ है, द वर्साई एमओयू की एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, पर इसका एक्चुअल टेस्ट इसके ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन में है। अभी तो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, बट ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन या फाइनली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो हमें देखना होगा। अगले 60 दिन जो नेगोशिएशन इज टेम्पररी पीस को स्टेबल एंड बाइंडिंग ट्रीटी में बदल सकते हैं। अगर डायरेक्ट न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस और ट्रेड कॉरिडोर प्रोटेक्शंस को प्रॉपर्ली वेरीफाई किया गया तो ये मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और ग्लोबल इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन को परमानेंटली स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और कोई सजेशंस हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स द्वारा बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब।